आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री 12वीं की किताब का चैप्टर नंबर 7। आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ेंगे, किस तरीके से किसने उसको खोज निकाला और उसके साथ जो भी चीज़ें हैं उनको भी देखने का प्रयास करेंगे। कंप्लीट विजयनगर एम्पायर को आज हम डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर में। यहाँ पर पार्ट 2 की चर्चा हम यहाँ पर कर रहे हैं और आपको याद होगा कि हमने यहीं पर अपनी चर्चा छोड़ी थी। जो पार्ट 1 था उसकी आखिरी स्लाइड यही थी जिसमें हमने बात की थी गेटवेज की और किस तरीके से गेटवेज से उन्होंने मान के चलिए ये गेटवे है और ये गेटवे है, तो इन्होंने ये पता लगा लिया कि यहाँ पर एक रास्ता जाता होगा और उस हिसाब से बहुत सारी चीज़ें ट्रेस की, बहुत सारे जो आर्किटेक्चरल फाइंडिंग्स हैं वो इसी तरीके से पाई गई। इसके साथ में बात करी जाए, याद करिए आप 6वीं क्लास की जब एनसीईआरटी की चर्चा की थी तब मैंने आपको बताया था कि आम जीवन के बारे में जानने के लिए आपको बर्तन वगैरह मिल जाएं अगर, या फिर कुछ भी ऐसा स्टोर करा हुआ मिल जाए, तो उससे भी आपको पता चलता है कि आम लोगों का जीवन किस तरीके से हुआ करता था। यहाँ पर आपको अर्बन कोर जो एरिया है, जहाँ पर रिहायशी इलाका है, जो सिटी वाला इलाका है, वहाँ पर आपको बहुत सारे सामान्य ये जो बर्तन वगैरह हैं ये मिलते हैं। साथ में आपको चाइनीज़ पोर्सिलीन के भी बर्तन आपको देखने मिलेंगे। इससे समझ में आता है कि नॉर्थ ईस्ट के इलाके में अच्छा खासा जो चाइना से ट्रेड हो रहा होगा वो हो रहा होगा और इसी वजह से ये बर्तन यहाँ पर मिलते हैं। इससे एक और बात समझ में आती है, वो जो इलाका है वो रिच ट्रेडर्स का होगा, क्योंकि पोर्सिलीन अपने आप में एक महंगा मटेरियल माना जाता है जिसके बर्तन अगर कोई यूज़ कर रहा है। जैसे आज के समय आप सोचिए कि आज के समय में अगर कोई सोना चांदी या बोन चाइना के बर्तन को यूज़ करता है तो उस तरीके का एक फैशन या फिर उतने एक्सपेंसिव माने जाते थे। क्यों? क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा उसमें बहुत इंट्रिकेट हैंडमेड डिज़ाइन हुआ करती थी। ऑन दी अदर हैंड एक और चीज़ हम एनालाइज करते हैं कि मुस्लिम रेसिडेंशियल क्वार्टर्स भी हमें देखने मिलते हैं। अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि वो मुस्लिम रेसिडेंशियल क्वार्टर्स थे? तो वहाँ पर हमें टूम्स मिलते हैं, मज़ारें मिलती हैं और मस्जिद मिलती है, टूम्ब और मॉस्क हमें मिलते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर मुस्लिम रेसिडेंशियल क्वार्टर्स हुआ करते थे। इनके आर्किटेक्चर की बात करें तो इनकी डिज़ाइन जो होती थी मॉस्क या टूम्स की, तो ये भी बहुत ज़्यादा मंडप से या मंडप्स की जो डिज़ाइन है या जो टेम्पल है हम्पी का उसकी डिज़ाइन है उससे रिजेंबल करते थे, उससे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थी डिज़ाइन टूम्ब और मॉस्क की। तो ये कुछ कल्चरल एस्पेक्ट्स भी हमें समझ में आते हैं। जो टाइप ऑफ पॉपुलेशन है जिसमें हमने अभी बात की कि रिच मर्चेंट्स एज वेल एज मुस्लिम रेसिडेंट क्वार्टर्स, मतलब मुस्लिम्स भी रहते थे वहाँ पे। तो एक सोसाइटी के बारे में आपको पता चलता है, एक मल्टी रिलीजियस सोसाइटी आपको देखने मिलेगी। इसके अलावा कुछ पोर्चुगीज ट्रैवलर जैसे कि बरबोसा जो 16वीं सेंचुरी में आते हैं, वो भी बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। सामान्य जन का घर कैसा हुआ करता था, जो कि आज के समय पे आपको देखने नहीं मिलेगा, वो उनके बारे में भी बताया जाता है। कैसे सामान्य चीज़ों से बनाया जाता था, जो आपके कच्चे घर जिस प्रकार से बने होते हैं उस प्रकार के मकान हुआ करते थे, ऐसा बताते हैं। साथ में कहते हैं कि लंबी लंबी स्ट्रीट्स थी, लंबी लंबी गलियां थी और इसके साथ में खुली जगहें भी बहुत हुआ करती थी। आप देखिए अलग अलग कल्ट्स के बारे में बताया जाता है। ये कैसे पता चलता है? ये फील्ड सर्वे से पता चलता है कि बहुत जो इलाका था उसमें आपको छोटे छोटे श्राइन्स मिलेंगे, मतलब छोटे छोटे मंदिर ही मान लीजिए आप एक तौर पे, उस तरीके की जगह आपको देखने मिलती हैं। श्राइन्स और टेम्पल्स अगर आपको देखने मिल रहे हैं, मतलब समझ में आता है कि एक वैरायटी ऑफ कल्ट एग्जिस्ट करता होगा उस समय पे। इसके अलावा बहुत सारे कुएं मिलते हैं और रेन वाटर के टैंक्स, मतलब रेन वाटर स्टोर करने के लिए टैंक्स भी हैं। अब याद करिए इसके बारे में हमने पिछले डिस्कशन में बताया था आपको कि ये जो इलाका है ये एरिड इलाका है, ये सेमी एरिड इलाका है। यहाँ पर पानी की दिक्कत हो सकती है, इसके लिए हमने चैनल्स वगैरह की भी बात की थी। और चैनल्स के बाद अब आप देख रहे हैं कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए, रेन वाटर को स्टोर करने के लिए टैंक्स भी आपको देखने मिलते हैं। चाहे वो मंदिर में आप देख लें या सामान्य लोग जो रेन वाटर कलेक्ट करने के लिए टैंक्स बनाते थे उनको देख लें। इस तरीके से पानी की व्यवस्था भी जो वहाँ पर टाउन में रह रहे हैं उनके लिए बनाई जाती थी। यहाँ पर भी आप देखिए ये जो पेमेंट्स वगैरह बनी है, मेड़ बनी है, जिससे आपको समझ में आ रहा है यहाँ पर एक्सकेवेशन के बाद मिलता है कि ये प्रॉपर सेटलमेंट होगी और इसमें अच्छी खासी सिटी टाउन एरिया ये सारी चीज़ें हुआ करती होंगी। एक्सकेवेशन से हमें पता चलता है। एक मस्जिद है जो रिमेन्स है मस्जिद के विजयनगर एम्पायर में, इसको आप देखिए तो इसमें कहीं ना कहीं आपको इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का एक झलक देखने मिलेगी। इवन दो ये रूइंस में है, लेकिन उसके बाद भी आप बहुत सारी अलग अलग चीज़ें जो हैं जो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर को रिजेंबल करती हैं वो यहाँ पर देखने मिलती हैं। आगे हम बात करें तो जो रॉयल सेंटर है जहाँ पर राजा रहते थे वो साउथ वेस्ट के इलाके में पाया जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो लगभग 60 के आसपास मंदिर हैं। यहाँ पर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे किसी भी राजा की बात करें, हर राजा प्रयास करता था कि वो अपने आप को या फिर अपने रूल को लेजिटिमाइज करे और उस
अपने रूल को लेजिटिमाइज करने के लिए वो अपने आप को डिवाइन पावर से जोड़ता था, भगवान से जोड़ने का प्रयास करता था। और भगवान से जोड़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि भगवान के मंदिर में वो अपना एक छोटी सी जगह बना दे, या फिर भगवान का मंदिर वो अपने नाम से बनवा दे। चाहे आप चोलास की बात करें, होयसालास की बात करें, पल्लवास की बात करें, या फिर विजयनगर एम्पायर की बात करें, इन सब ने इसी तरीके को फॉलो किया है। यही इनका एसओपी हुआ करता था। इसके अलावा हमें कुछ ऐसी जगह भी मिलती हैं जहां पर राजा रहा करता था, और ये जो जगहें हैं जहां पर राजा रह रहा है वो काफ़ी बड़ी बड़ी जगहें हैं, और वो मंदिर से हटके आपको देखने मिलेंगी। ये जगहें जो हैं, यहाँ पर कोई रिचुअल फंक्शंस नहीं होंगे, ये पर्टिकुलरली रेजिडेंशियल एरिया के तौर पे देखी जाती हैं, जिनमें आप देखिए तो दो प्रकार के स्ट्रक्चर्स हैं। एक आपके स्ट्रक्चर जो रहने के लिए काम आएंगे, दूसरे आपके टेम्पल्स। तो टेम्पल्स में आपको पत्थर का काम देखने मिलेगा, मेसोनरी का काम देखने मिलेगा, लेकिन ये जो सेक्युलर बिल्डिंग्स है जहाँ पर रहने के लिए ये व्यवस्था बनाई गई थी, इनको पेरिशेबल आइटम्स से, जैसे लकड़ी हो गई या और भी दूसरे इस तरीके के आइटम्स जो लंबे समय तक नहीं सस्टेन कर पाते हैं मौसम की मार को, उस तरीके से बनाया जाता था। हमेशा आप इन पिक्चर्स को देखते जाएं, पिक्चर्स बड़ी काम की हैं। आप पिक्चर्स को देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें अपने दिमाग में याद करने में आसानी होगी। मैं हमेशा कहता हूं पिक्चर्स बहुत ज़रूरी हैं। पिक्चर्स आर बेटर देन 1000 वर्ड्स। अब किंग पैलेस की बात कर रहे थे, इसके साथ में आप देखें तो किंग पैलेस तो हो गया। आपने अगर पिक्चर देखी हो ग्लैडिएटर, अगर आपने पिक्चर देखी हो, या फिर आपने रोमन एम्पायर के बारे में थोड़ी बहुत भी जानकारी रखी होगी, तो एक एम्पी थिएटर हुआ करता था जहां पर क्या होगा, चारों तरफ ऑडियंस बैठेगी और बीच में जो आपके ग्लैडिएटर्स हैं वो लड़ते थे, एक दूसरे की जान लेते थे और उस खेल को दिखाया जाता था। यहाँ पर कोमोडस की कहानी है, इस तरीके से बहुत सारे अलग अलग राजाओं की कहानियां थी, और उन सारी कहानियों से कहीं ना कहीं यहाँ पर भी आप वो सेम मिलता जुलता कल्चर, लेकिन यहाँ पर लड़ाई नहीं हुआ करती थी, वो यहाँ देखेंगे। एक ऑडियंस हॉल तैयार होता है जिसका नाम दिया गया है महानवमी टिब्बा। अब महानवमी डिब्बा या टिब्बा इसको आप कह सकते हैं, ये एक हाई राइज एरिया में बनाया गया है और इसके ऊपर राजा बैठता था और सेरेमनी जो होती थी वो हुआ करती थी। इसके आर्किटेक्चर के बारे में हम बहुत बात कर सकते हैं, लेकिन वो हमारे काम की नहीं है। हमें यह समझना है, दो दीवारें हैं और उसके बीच में से जाने की जगह है, इस तरीके की व्यवस्था इसके अंदर बनाई गई थी। साथ में लोगों के बैठने के लिए भी व्यवस्था बनाई गई थी। ये दो चीजें हमारे लिए काफी हैं। बात करें महानवमी टिब्बा के बारे में, तो इसके डायमेंशन हमारे लिए काम के नहीं है। आप बस ये समझ लीजिए एक बड़े एरिया में फैला था और इसकी जो ऊंचाई थी लगभग 40 फीट की थी। इसके अलावा ये जो स्टोन का स्कल्पचर है या जो ये स्ट्रक्चर है, इस सुपर स्ट्रक्चर के साथ लकड़ी के भी स्ट्रक्चर्स जुड़े हुए थे, और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसके प्लेटफॉर्म पे आपको अलग अलग प्रकार की कार्विंग्स भी देखने मिलेंगी। यहां पर बात करी जाती है डोमिंगो पीस जो आए थे, वो बताते हैं महानवमी डिब्बा के बारे में। वो कहते हैं कि इसको हाउस ऑफ विक्ट्री के नाम से जाना जाता है। ये काफी सुंदर तरीके से बनाया गया है और इसके अंदर एक कमरा बनाया जाता है जो कपड़े का होता है। इसके अंदर देवी देवताओं को रखा जाता है और पूजा पाठ वगैरह होते हैं। तो इन सारी चीजों के बारे में हमें ट्रैवलर्स के द्वारा पता चलता है। अब महानवमी क्या है ये आप जानते हैं। अलग अलग जगहों पे जो नव दुर्गा होती है उसके 10वें दिन, जो 10 दिन का त्यौहार होता है, उसके 9वें दिन जो पूरी प्रोसेस होता है उसको आप नवमी कहते हैं। 9वां दिन नवमी, ठीक है। तो दुर्गा पूजा ले लें आप उसको, या नवरात्रि के नाम से जानते हैं, महानवमी के नाम से जानते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में भारत के उसको अलग अलग तरीके से जाना जाता है। यहां पर आप जरा फिर सीधे हाथ पे ध्यान दें, ये विजयदशमी विलय रूट है। यहां पर जो पूरा एक प्रोसेशन होता था उसको आप ऑब्जर्व करें तो यहां से देखिए महानवमी डिब्बा से ये चालू होगा और ये पूरा प्रोसेशन इस तरीके से चलेगा और हजारा राम मंदिर पे ये खत्म होगा। इंपॉर्टेंट है इन जगहों को थोड़ा सा आप मेमोराइज कर लें। महानवमी डिब्बा, इसके बाद आप आएंगे तो नंदकालू दुर्गम्मा टेम्पल। दुर्गम्मा अम्मा मतलब माँ, तो दुर्गा माँ का टेम्पल, नंदकालू दुर्गा माँ का टेम्पल। फिर शनिवर्दरा बेगलू, ये भी एक मंदिर के प्रकार का हो सकता है। फिर हनुमान टेम्पल आता है, जैन टेम्पल देखिए आप यहाँ पर। फिर मल्लबंदा रघुनाथ टेम्पल भी है। उसके बाद एक जैन टेम्पल। फिर आप आएंगे तो श्रूरंगड़ा, ये हेवागिलू मंदिर आता है। फिर उसके बाद जैन टेम्पल है। एलिफेंट स्टेबल जहाँ पर हाथियों को रखा जाता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर महादेव टेम्पल आता है। फिर पट्टनाड दुर्गम्मा टेम्पल आएगा। फिर हजारा राम टेम्पल आता है। इस तरीके से ये पूरा आपको समझ के एक बार अगर आप ध्यान से देख लेंगे तो इसमें से कुछ भी अगर है तो सीधा सीधा पूछ लेते हैं। विजयनगर जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है और यूपीएससी का फेवरेट भी है। तो यहाँ पर जो मैं चर्चाएं कर रहा था आपसे, महानवमी के बारे में आप समझ चुके होंगे। महानवमी को आप समझिए जिस तरीके से आज भारत में 26 जनवरी मनाया जाता है, उस तरीके से महानवमी डिब्बा
जो महानवमी का पर्व है उसको विजयनगर में मनाया जाता था। यहाँ पर जिस तरीके से हम अपनी बड़ी बड़ी मिसाइल्स होती हैं, टैंक्स होते हैं, टैबलेट्स होते हैं, अलग अलग प्रकार के डांस होते हैं और आर्मी का जो एक प्रॉपर मार्च पास्ट होता है वो सारी चीज़ें दिखाते हैं, उसी तरीके से विजयनगर के जो किंग थे वो अपनी प्रेस्टीज, पावर और सुजरेनिटी इस ओकेशन पे दिखाया करते थे। अब किस तरीके से दिखाएंगे, तो यहाँ पर ये देखिए जो वर्शिप करा जाएगा, अलग अलग जो हॉर्स हैं या फिर हॉर्स को वर्शिप करेंगे, और भी दूसरी चीज़ें होंगी, सेरेमनीज होंगी, बफेलो सेक्रीफाइस होगा और दूसरे जानवरों का भी सेक्रीफाइस होगा, बलि चढ़ाई जाएगी। डांसिंग होगा, रेसलिंग मैचेस होंगे, वही सारी चीज़ें, डांसिंग हो गया, रेसलिंग मैच है, फिर प्रोसेशन होगा, सुंदर सुंदर घोड़ों को सजाया जाएगा, हाथियों को सजाया जाएगा और बग्गियों को और सोल्जर्स को सजा के उनका प्रोसेशन होगा, वो पूरे निकाले जाएंगे राजा के सामने से। इसके अलावा जो नायकाज हैं, जो चीफ्स हैं, उनको बुलाया जाएगा, वो अपने गिफ्ट्स लेके आएंगे और जो सबॉर्डिनेट किंग्स हैं वो भी इस इक्वेशन पे अलग अलग अपनी अपनी तरफ से चीज़ें प्रेजेंट करते हैं। ये जो सेरेमनी है इसमें काफ़ी ज़्यादा सिंबॉलिज्म होता है, सिंबॉलिक मीनिंग ज़्यादा होता है इस सेरेमनी का। यहाँ पर आप देखेंगे जो आर्मी है उसको भी इंस्पेक्ट करा जाता है राजा के द्वारा। जो भी नायकाज की आर्मी है उसको इस सेरेमनी के दौरान ओपन फील्ड पे जब आर्मी निकलेगी और उसको राजा इंस्पेक्ट करेगा, जिस तरीके से हमारे यहाँ आप देखते हैं 26 जनवरी पे ये होता है। सेम बिल्कुल वैसे फिनोमेना यहाँ पर हुआ करता था रामनवमी टिब्बा के ऊपर, और ये रामनवमी के समय ये चीज़ें होती थी। हमने बताया भी था कि एनुअली जो नायकाज हैं, अमर नायकाज की बात करी थी मैंने आपसे, वो एनुअली गिफ्ट्स लेकर आया करते थे राजा के लिए। तो इस समय पर यह हुआ करता था कि जो गिफ्ट्स वगैरह हैं वो ट्रिब्यूट्स लेकर आएंगे ये राजा के लिए। अब जरा बात करें कुछ एलिवेशन ड्राइंग्स की, जैसे अलग अलग जो स्कल्पचर्स आपको देखने मिलेंगे, अलग अलग स्ट्रक्चर्स देखने मिलेंगे, उनकी चर्चा करें। एक आपके सामने है, इसको लोटस महल कहते हैं, अंग्रेजों ने इसको लोटस महल कहा है और ये इंडो इस्लामिक टेक्निक से बनाया गया था, काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड है उस चीज़ से। आप इसको ऑब्जर्व करेंगे तो आर्चेस वगैरह ये जो हैं इस्लामिक आर्किटेक्चर से ली हैं। उसके अलावा ये जो शिखर होता है मंदिर का, जो ऊपर का ये जो शिखर होता है, उस तरीके का इन्होंने मैनिफोल्ड स्टाइल बनाने का प्रयास किया है। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पर देखने मिलता है, ये चीज़ें आप ऑब्जर्व करते चलिए। महानवमी डिब्बा में जो इंस्क्रिप्शंस वगैरह दिखाए थे कि ये बहुत अच्छे अच्छे एनग्रेविंग्स हैं, वो चीज़ आप यहाँ पर फोकस कर सकते हैं। यहाँ पर प्रोसेशन मैन और विमेन और ये सारी चीज़ों का कहा जाता है कि इसकी चौड़ाई इतनी ज़्यादा नहीं है कि इस तरीके का प्रोसेशन निकाला जा सके, तो अभी भी बहुत सारे सवाल हैं कि आखिर इसका क्या प्रयोग होता होगा। हमें उससे कोई मतलब नहीं है क्या प्रयोग होता होगा, सही मायने में क्या क्या इसके बारे में बताया है वो हमें जानकारी रखनी है अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ध्यान से देखते चलिए, ये जो लोटस टेम्पल की आर्चेज हैं इनके ऊपर कितनी बारीक नक्काशी की है, ये आपसे पूछी जा सकती है। ये जो लोटस महल है इसको इन्होंने नाम तो रख दिया, काफ़ी रोमांटिक लग रहा है देखने में, लेकिन सही मायने में अभी भी क्लियर नहीं है कि इसको किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। लोग ऐसा कहते हैं कि रॉयल चैम्बर हुआ करता था, जो किंग है वो अपनी काउंसिल यहाँ पर करेगा, जो भी एडवाइसर्स हैं उनके साथ मिलना जुलना यहाँ पर करा जाता होगा, ये मैकेंजी कहते हैं। अब मैकेंजी कौन है? ये वही इंजीनियर हैं जो कि पता लगाते हैं विजयनगर के बारे में। इसके अलावा हम देखें एलिवेशन एलिफेंट स्टेबल का, तो एलिफेंट स्टेबल हमने कहाँ देखा था, ज़रा यहाँ पे वापस आ जाइए, ये है एलिफेंट स्टेबल, यहाँ देखा था हमने एलिफेंट स्टेबल। अब इसी के एलिवेशन को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। सामने से इस तरीके से दिखेगा एलिफेंट स्टेबल, फिर आप ऊपर से देखें इसको, इस तरीके से इसका प्लान है हॉरिजॉन्टल व्यू से, फिर आप देखें ये सामने से ऐसा दिखता है, ये इसकी रियल लाइफ इमेज है। तो यहाँ पर हाथियों को बांधा जाता था, हाथियों का अस्तबल हो गया। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट जगह है जिसको आप हजारा राम टेम्पल कहते हैं। अब इस टेम्पल के साथ क्या परेशानी है कि इसका सेंट्रल की जो डेटी हैं, जो श्राइन के अंदर, जो मंदिर के अंदर रखे जाते हैं भगवान, वो गायब है। ऐसा माना जाता है कि ये मंदिर बनाया गया था पर्टिकुलरली राजा और उनकी फैमिली के लिए। सेंट्रल डेटी जो है वो मिसिंग है। बाहर की जो आप पेंटिंग्स वगैरह, बाहर की जो ये एनग्रेविंग्स हैं, इनको आप देख सकते हैं, ये रामायण की जो स्कल्पचर्स हैं उनको यहाँ पर उखेरा गया है पत्थर के ऊपर, ये चीज़ बनाई गई है। रामायण के बहुत सारे सीन्स को दिखाने का प्रयास किया है इनर वॉल्स में। तो ये हमने हजारा राम टेम्पल के बारे में भी समझ लिया। इसके अलावा जो ऑडियंस हॉल बना है मदुरई में, इसकी आर्चेज अगर आप देखेंगे तो ये भी कहीं ना कहीं आपको ये बताने का प्रयास करती हैं कि जो ट्रेडिशन था, जो इंटरमिक्स हो रहे थे ट्रेडिशंस के, वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर ज़रूरी बात यह भी है कि बहुत सारी बिल्डिंग सर्वाइव कर पाई अगर उनको मेंटेनेंस मिला, और बहुत सारी हैं जो सर्वाइव नहीं कर पाई। इससे हम अगले डिस्कशन पे पहुंचते हैं कि कैपिटल को किस तरीके से चूज किया गया है। आप देखिए, ये नॉर्दर्न एंड में सिटी का आपको देखने मिलेगा
तुंगभद्रा का बैंक या फिर किनारा तुंगभद्रा नदी का। यहाँ पर कहा जाता है कि जो वाली हैं, रामायण में वाली का जिक्र हुआ है, आपने पढ़ा होगा वाली और सुग्रीव का, तो जो मंकी किंगडम हुआ करता था वो भी इसी इलाके में था, और सुग्रीव की जो चर्चा करी गई है रामायण में वो भी इसी इलाके की करी गई है। इसके अलावा क्या रीजन थे, तो यहाँ कहा जाता है इस इलाके में पंपा देवी ने तपस्या की थी ताकि उनका विरूपक्षा जो शिव का अवतार है उनसे शादी हो पाए। इसीलिए यहाँ पर आप देखेंगे तो हर साल विरूपक्षा मंदिर में शिव जी की विरूपक्षा के रूप में शादी सेलिब्रेट करी जाती है। इसके अलावा विजयनगर एम्पायर या विजयनगर पीरियड के पहले से यहाँ पर बहुत से जैन मंदिर प्रेजेंट हैं जो हमने उस पिक्चर में देखे थे। तो ये एरिया एक तरफ आप देखेंगे तो हिंदू ट्रेडिशन से भी संबंधित है, एज वेल एज यहाँ पर आपको जैन प्रैक्टिसेस भी देखने मिल रही हैं, जैन ट्रेडिशंस भी आपको देखने मिल रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारी डायनेस्टीज इस इलाके में आई, रूल की, और उन्होंने अपने अपने मंदिर बनाए, जिस तरीके से पल्लव, चालुक्यास, होयसालास और चोलास, जिसमें हमने चोलास और होयसालास की पिछले पार्ट में डिस्कशन भी किया है। यहां पर आप देखें जो उन्होंने रूल्स डिफाइन किए थे किस तरीके से वो मंदिर बनाएंगे, या फिर मैंने एक और बात आपको बताई थी कि कैसे डेटीज को आइडेंटिफाई करा जाता है किंग के साथ, वो चीज़ अभी भी चलती रहेगी, वो आगे बढ़ती रहेगी। जैसे होयसालास ने एक शिव मंदिर बनाया, उसको ने होयसालेश्वर का नाम दे दिया, मतलब होयसाला के जो भगवान हैं वो यहाँ पर बैठे हैं। यहाँ पर भी उस तरीके की चीज़ हमें देखने मिलेगी कि जो राजा है वो क्या करने वाला है। एक और गजब की बात आप देखिए, गजब की बात यह है कि जो राजा है इतने बड़े बड़े मंदिर बना रहा है, इन मंदिरों को बनाने में लगता है पैसा। ये पैसा राजा की जेब से नहीं आएगा, ये आने वाला है पब्लिक से। तो आप राजा के पावर को या किस तरीके से वो अपने रूल को मेंटेन करके रखा था, कितने बड़े बड़े जो टेम्पल्स हैं उनको वो डेवलप कर पा रहा है। इसके साथ में जो रिलीजियस, सोशल और कल्चरल और इकोनॉमी है उस पर्टिकुलर इलाके की, उसके बारे में भी हमें बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं, क्योंकि इतने बड़े एक मेगा कंस्ट्रक्शन को मेंटेन करना, रिपेयर करना, इस पर भी अच्छा खासा पैसा लगता है। और ये ही कहीं ना कहीं ये दिखाने का प्रयास करता है कि राजा के पास अच्छा खासा पावर और सपोर्ट हुआ करता था, जिसकी वजह से इतने बड़े कंस्ट्रक्शंस को मेंटेन भी कर पा रहे थे और नए कंस्ट्रक्शंस कर पा रहे थे, और वो सारी चीज़ें एक साथ चलती जा रही थी। साथ में मैंने आपको बताया भी था बॉर्डर्स के बारे में, एक तरफ गजपति थे और दूसरी तरफ बहमनी सल्तनत थी। इसके बावजूद भी विजयनगर अपने आप में फल फूल रहा था। आप देखें ये जो विजयनगर की जो मैं बात कर रहा हूं, यहां पर वीरोपक्षा और पंपा देवी की चर्चा हम कर चुके हैं। ये जो राजा हैं विजयनगर के, ये कहते थे कि हम ये जो भगवान है विरूपक्ष, इन्होंने हमें हेड बनाया है इस पर्टिकुलर साम्राज्य का, और हम इनके बिहाफ में रूल कर रहे हैं। ये जो पूरा साम्राज्य है ये भगवान विरूपक्ष का है और हम बस उनके फॉलोअर हैं, हम उनके बिहाफ में यहाँ पर रूल कर रहे हैं। इसीलिए कोई भी रॉयल ऑर्डर अगर साइन करते थे तो ये श्री विरूपक्ष के नाम पे साइन करते थे कन्नड़ स्क्रिप्ट में। इसके अलावा ये अपने आप को हिंदू सुरत्न या फिर सुरत्रना कहते थे, जिसका अर्थ होता है संस्कृत में हिंदू सुल्तान। तो जो सुल्तान है उसको सुरत्रना कहते हैं, तो हिंदू सुल्तान अपने आप को ये कहते थे। यहां पर देखें विरूपक्ष टेम्पल को, आप देखिए विरूपक्ष टेम्पल, और इसमें आपको राय गोपुरम के बारे में समझना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। साथ में अब मंदिर अगर भगवान बना रहा है और ये दिखाने के लिए कि भगवान हमसे ये राज करवा रहे हैं और ये मंदिर हमने भगवान के लिए बनाया है, तो एक प्रॉपर सिस्टम आ जाएगा। भगवान विजिट करेंगे मंदिर को एक पर्टिकुलर ओकेशन पे या अलग अलग ओकेशंस पे, और ये जो ओकेशंस पे जब भगवान के यहाँ पर राजा जाएगा तो उसके साथ में इनके जो नायकाज हैं और भी जो लोग हैं वो भी जाएंगे, और प्रॉपर एक सेरेमनी के तौर पे उसको मनाया जाएगा। तो ये एक नई चीज़ आपको देखने मिलेगी कि जो राजा हैं वो सेरेमनी के तौर पे यहाँ जाने लगे। आर्किटेक्चर्स की बात करें, जो टेम्पल आर्किटेक्चर है, इसमें जो मंदिर है, मंदिर तो छोटा सा रह गया, लेकिन जो मंदिर के चारों तरफ जो दीवार में जो एंट्री गेट बनाया जाता था, जिसको आप गोपुरम कहते हैं, वो बड़ा ऊंचा कर दिया गया, और इनको राय गोपुरम कहते थे विजयनगर एम्पायर में। खासियत इनकी ये है कि ये गोपुरम बड़ी दूर से नजर आ जाते थे, और अगर दूर से आपको गोपुरम नजर आ गया मतलब आप ये समझ लीजिए कि वहां पर एक मंदिर है, और ये चीज यहां से समझ में आती थी। ये राय गोपुरम की बात हो गई। इसके साथ हम और बात करें, एक डिस्टिंक्ट फीचर जिसके बारे में अक्सर चर्चा करी जाती है विजयनगर में, वो ये था कि यहाँ पर बहुत सारे पिलर्स का यूज करा जाता था। आप देखिए कितने मल्टीपल पिलर्स हैं और पिलर्स के बीच में बहुत कम जगह है। सही मायने में ये नहीं समझ में आता है कि इस पर्टिकुलर डिजाइन को इस तरीके से क्यों रखा गया, इतने सारे पिलर्स इसमें क्यों हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि राजा के पास अपने आप में इतना पावर होना कि वो इतनी सारे रिसोर्सेज को कमांड कर पा रहा है,
नई नई टेक्निक्स और नए नए स्किल्स को भी इंट्रोड्यूस कर पा रहे हैं, ताकि इतने बड़े बड़े गोपुरम या इतने बड़े बड़े मंदिर, इतने बड़े बड़े गेटवेज बनाए जा रहे हैं। यहाँ पर विरूपाक्षा और विट्ठल टेम्पल जो है, इनकी हम इंपॉर्टेंट मंदिर है, इनकी हम चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पर आप देखिए कितना बारीक काम किया गया पिलर्स पे, और इस वाले स्लाइड में भी आप देखिए। ये आज के समय अगर आप यूट्यूब वगैरह पे थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंट्रीज देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इतने प्रिसिशन से बनाया गया है जैसे उस समय पे भी सीएनसी चलती हो या लेथ मशीन चलती हो, उससे इनको कार्व आउट किया हो। इतना ज़्यादा प्रिसिशन है, एक पिलर दूसरे पिलर से इतना ज़्यादा रिजेंबल करता है। और ये पूरे पत्थर है, पत्थर पे इनको किस तरीके से बनाया होगा, ये सोचने वाली बात है। विरूपाक्षा टेम्पल की अगर बात करें तो ऐसा कहा जाता है मंदिर तो बहुत पहले से था, लेकिन विजयनगर एम्पायर एस्टैब्लिश होने के बाद इस मंदिर को और बड़ा कर दिया गया और भव्य बना दिया गया। साथ में कृष्णदेव राय जो हैं वो एक हॉल भी बनाते हैं जब ये राजगद्दी संभालते हैं, जब ये आते हैं राज में, और ये दिखाने के लिए या फिर जो अपना रूल है उसका जो एक्सेशन है उसको प्रेजेंट करने के लिए एक हॉल भी तैयार करते हैं। हॉल में आप देखेंगे तो बहुत शानदार, बहुत ही ज़्यादा नक्काशी वाले पिलर्स देखने मिलते हैं। इसके साथ में जो ईस्टर्न गोपुरम है वो भी इन्होंने कंस्ट्रक्ट किया था। इतनी बारीकियों की हमें खैर ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा भगवानों के साथ अलग अलग प्रकार की चीज़ें होती थी, जैसे प्रोग्राम्स होंगे जिसमें डांसिंग, सिंगिंग और ड्रामा की जाती थी। ये हॉल टेम्पल में होगा। साथ में एक ऐसी जगह बनाई थी जिसको आप देखेंगे स्विंग पेवेलियन बनाया था जिंगी का। यहाँ पर आप देखेंगे कि भगवान की मूर्ति को झूला झुलाया जाता था। तो इस तरीके की स्पेशल इमेजेस वगैरह बनाई जाएंगी भगवान की, जो सेंट्रल श्राइन जो है उससे हटके होती थी। झूला झुलाने के लिए अलग भगवान की मूर्ति हुआ करती थी और उनको झूला झुलाया जाएगा, डांस और ड्रामा, ये एक्टिविटीज भी हुआ करती थी। इसके साथ में विट्ठल टेम्पल की बात करें तो विट्ठल टेम्पल जो है विष्णु का एक अवतार माने जाते हैं, विष्णु का रूप माने जाते हैं, जिनकी पूजा महाराष्ट्र में होती है। इनकी जो वर्शिप है ये कर्नाटका में इंट्रोड्यूस हो रही है। इसका अर्थ ये है सीधा सीधा कि अलग अलग जो कल्चर्स हैं वो इंटरमिक्स कर रहे हैं। साथ में विजयनगर में कितने सारे ट्रेडिशंस हैं इसके बारे में पता चलता है। जो इंपीरियल कल्चर है विजयनगर का उसके बारे में पता चलता है। यहाँ पर जो विट्ठल टेम्पल है इसमें गरुड़ का मंदिर इस रथ के अंदर बना है। ये जो चैरियट है विट्ठल टेम्पल का उसके अंदर बना है। तो ये आप चैरियट ध्यान से देखें, इस तरीके के सवाल आ जाते हैं। ये चैरियट जो है ये विट्ठल टेम्पल में मिलता है हम्पी में। आगे बढ़ें तो इसके अलावा आप देखेंगे और भी दूसरे राजा से हट के भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो दान देते थे या फिर ज़मीन के रूप में या फिर मंदिर बनवाते थे। जो भी इनकी जमा पूंजी है उससे वो इस तरीके के स्ट्रक्चर्स में पैसे लगाते थे, पैसे दान देते थे। इसमें जो लोकल नायकाज हैं उनका भी नाम आता है। वो भी बड़े सुंदर सुंदर गोपुरम वगैरह बनवाया करते थे। जिस तरीके से ये गोपुरम आपको दिख रहा है ये नायकाज जो है मदुरई के, उन्होंने बनवाया है। तो गोपुरम बनाने का जो ट्रेंड है वो राजा शुरू करते हैं और उसको अलग अलग जो नायकाज हैं लोकल लेवल में वो चालू कर देते हैं, वो बनाते हैं। अब जैसा हमने बात की कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्टडी हो गई, मैकेंजी ने भी अपना सर्वे किया। उसके बाद आप देखेंगे आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 20वीं सेंचुरी में इस एरिया को अपने कंट्रोल में लेती है। कर्नाटका डिपार्टमेंट जो है वो आर्कोलॉजी एंड म्यूजियम का, वो भी इस जगह पर बहुत ज़्यादा स्टडी करता है और इसको फिर हम्पी को रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है नेशनल इंपॉर्टेंस की जगह के रूप में। 1980s आते आते तक आप देखेंगे कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स और जो रिमेन्स थे विजयनगर के वो मिलते हैं और बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव और इंटेंसिव सर्वे किया जाता है। बहुत सारे अलग अलग रिकॉर्ड्स निकाले जाते हैं, बहुत अलग अलग तरीके, बहुत अलग अलग टेक्निक्स जो उस टाइम पे आ गई थी, मॉडर्न टेक्निक्स, उनका यूज़ करा जाता है। लगभग 20 साल आप देखेंगे और 12 से ज़्यादा 12-15 बड़े बड़े स्कॉलर्स जो हैं दुनिया से आते हैं और पूरी इन्फॉर्मेशन को ये कंपाइल करते हैं। इसमें जो डोमिंगो पीस हैं फिर से ये बाजार के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जो विजयनगर का बाजार था उसके बारे में बताते हैं। ये कहते हैं आपको रूबी चाहिए या फिर हीरा चाहिए या फिर आपको पुखराज चाहिए, बड़े से बड़ा मोती या पत्थर आपको यहाँ इस बाजार में मिल जाएगा। आपको खाने पीने का सामान यहाँ पर मिल जाएगा। दुनिया की कोई ऐसी चीज़ नहीं जो यहाँ पर बिकती नहीं है। इस तरीके की चर्चा ये करते हैं विजयनगर एम्पायर के बारे में। इसके अलावा और भी चर्चाएं हमने पिछले डिस्कशंस में करी हैं। बात करें जो बिल्डिंग्स बची हैं, बिल्डिंग्स जो बच गई हैं, जिन्होंने इतनी जो मौसम की मार है, इतनी जो समय की मार है उसको झेल लिया है, उसके बारे में पता लगाया जाता है। उनका मटेरियल और उनकी टेक्निक किस तरीके से बनी है, इससे समझने का प्रयास किया जाता है। उनका क्या काम होता होगा, वो किस चीज़ के लिए यूज़ करी जाती होंगी। इसके अलावा जो फोर्टिफिकेशन है उसको भी स्टडी करा जाता है। कैसे डिफेंस रिक्वायरमेंट्स क्या थी, मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस कैसी थी, इसको भी स्टडी करा जाता है।
इसके अलावा और भी बिल्डिंग्स जो हैं जो बताती हमें कि कल्चरल इन्फ्लुएंसेस कैसे रहे। जैसे मैंने आपको बताया, एक तरफ विरूपक्षा मंदिर है जो शिव के अवतार है, दूसरी तरफ विट्ठल भगवान का मंदिर है जो विष्णु अवतार है। तो दोनों तरफ आपको देखने मिलेगा कि मल्टी कल्चरल सोसाइटी डेवलप हो रही थी। जो इंपीरियल कल्चर था उसके बारे में हमें पता चलता है। इसके अलावा हमें बिल्डर्स और पेट्रन्स जो हैं जिन्होंने उस पर्टिकुलर बिल्डिंग के लिए पैसे दिए, उनके बारे में भी जानकारी मिलती है। जैसे यहां पर देखें, ये क्वींस बाथ है, यहां पर रानी जो है वो स्नान करती थी। अलग अलग जगहों पर आपको अलग अलग इंफॉर्मेशन मिलती हैं। जैसे लिटरेचर है, इंस्क्रिप्शन है, या कोई पॉपुलर ट्रेडिशन है, उससे हमें पता चलता है। विरूपक्षा मंदिर के जो पुजारी हैं उनसे पता चलता है, जो आम लोग हैं उनसे भी जानकारी मिलती है। जैसे मैकेंजी को जानकारी मिली, उस तरीके से ये जो ओरल ट्रेडिशन है ये जनरेशन बाय जनरेशन शिफ्ट होता रहता है। एक जगह से, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन ये ट्रांसफर होता है। दुख की बात यह है कि यहां से आपको सिर्फ राजाओं के बारे में पता चलता है। आप किसी भी जगह स्टडी करेंगे, किसी भी बड़ी एक एम्पायर को आप स्टडी करने का कोशिश करें, चाहे मुगल एम्पायर की बात करें या फिर आप बात करें विजयनगर एम्पायर की या फिर बहमनी एम्पायर की, किसी भी बड़ी एम्पायर की आप बात करें, वहां पर आपको सिर्फ देखने मिलता है या सुनने मिलता है राजाओं के बारे में। आम लोगों की, आम औरतों की या फिर आम लोगों की जो जीवन शैली होगी, जो लाइफस्टाइल होगी, जो रहने का तरीका होगा, जो सिचुएशंस होंगी, उसके बारे में चर्चा नहीं देखने मिलती है। यह भी एक दुख की बात है जो हमें यहां पर समझ में आती है। इवन दो लोगों को, जितनों को भी जानकारी थी इन बिल्डिंग्स के बारे में, वो आउटस्कर्ट्स में जो रहते थे वो इन चीज़ों से प्रभावित तो थे, लेकिन सही मायने में उनके जीवन के बारे में कोई हमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। सीधे हाथ पे देखें, यहां पर आपको देखने मिलेगा ये जो कृष्णदेव राय हैं, इनका एक मूर्ति है जो कि आपको चिदम्बरम मंदिर में मिलती है। चिदम्बरम में जो एंट्री है, गोपुरम है, वहां पर ये राजा ऐसे हाथ जोड़कर खड़े हैं। डोमिंगो पीस चर्चा करते हैं, बताते हैं राजा के बारे में कि मिडिल हाइट है, इनकी हाइट ज़्यादा लंबे भी नहीं है, ज़्यादा छोटे भी नहीं है। कॉम्प्लेक्शन जो है वो फेयर है, मतलब गोरा है राजा, और साथ में जो हेल्थ है, मतलब ज़्यादा मोटे भी नहीं है, ज़्यादा पतले भी नहीं है। इस तरीके से ये हमें डोमिंगो पीस बताते हैं। इसके अलावा जो राजा है उसके चेहरे पे स्मॉल पॉक्स हैं, ये भी हमें डोमिंगो पीस बताते हैं कि जो फेस है उस पे साइन है स्मॉल पॉक्स के। तो विजयनगर एम्पायर में जो कृष्णदेव राय हैं सबसे पॉपुलर राजा, उनके बारे में भी हमें पता चलता है। अब जरा थोड़ा सा रिवीजन करें, हमें थोड़ा सा टाइमलाइन के बारे में समझ में आ जाएगा। 1200 से 1300 के आसपास आपको मालूम है कि जो दिल्ली सल्तनत है उसका एस्टैब्लिशमेंट हो जाता है। 1300 से 1400 के बीच में विजयनगर आ जाएगा, बहमनी आ जाएगा, और जौनपुर, कश्मीर और मथुरा भी आ जाएंगे। 1400 से 1500 में गजपति जो उड़ीसा में थे वो आ जाते हैं। गुजरात और मालवा में भी सल्तनत एस्टैब्लिश होती है, और अहमदनगर, बीजापुर और बेरार में 1490 आते आते तक सल्तनत एस्टैब्लिश हो जाती है। 1500 से 1600 के बीच की बात करें तो गोवा जो है वो पोर्चुगीज के कंट्रोल में आ जाता है। ये लगभग 1510 में होता है। इसके साथ में जो बहमनी एम्पायर है वो कोलैप्स कर जाता है और गोलकोंडा एम्पायर जो है वो इमर्ज करता है। इसके अलावा मुगल एम्परर जो है, जो पहले मुगल एम्परर हैं बाबर, वो भी आ जाते हैं 1526 में इंडिया में, और मुगल एम्पायर एस्टैब्लिश होता है। इसके आगे देखें, पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो विजयनगर एम्पायर की टाइमलाइन देखते हैं तो 1800 में कॉलिन मैकेंजी विजयनगर पहुंचते हैं और उसके बाद उनको विजयनगर के बारे में पता चलता है। 1856 में जो अलेक्जेंडर ग्रीन लॉ हैं ये फोटोग्राफी वगैरह करते हैं और जो हम्पी है उसके आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स को स्टडी करते हैं। 1876 आता है और JF फ्लीट जो हैं वो डॉक्यूमेंटेशन चालू कर देते हैं। जो इंस्क्रिप्शन थे मंदिर के उनको स्टडी करना शुरू कर देते हैं। 1902 में ये जो जॉन मार्शल हैं ये कंजर्वेशन का काम शुरू करेंगे इस हम्पी के इलाके का, हम्पी के मंदिरों का, और 1986 आते आते तक वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को इसको डिक्लेयर कर दिया जाता है हम्पी को। तो ये टाइमलाइन हमने डिस्कस की, और सामने आपके महानवमी डिब्बा है, आप इसको देख सकते हैं अपने सामने। ये 40 फीट का है और किस तरीके से प्रोसेशन और वो सारी चीज़ें होती हैं आप उसको इमेजिन करें। तो इस पर्टिकुलर पिक्चर के साथ मैं आपको छोड़ के जाता हूं। आप सोचिए इसके बारे में, किस तरीके से चीज़ें होती थी विजयनगर के बारे में, आप उसको एनालाइज करिए। यहाँ पर मैं सेशन को समाप्त करता हूँ। मिलूंगा आपसे अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।